चलिए LCR सर्किट चलिए ये आपका है इंडक्टर है ना, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोल रहे XC और क्या ये R, ठीक है। क्या लिखा मैं, करेंट और क्या फेज, मतलब वोल्टेज की भी क्या निकालना, फेज डिफरेंस, क्या निकालना, फेज डिफरेंस। तो अब मान लो कितना करंट फ्लो करा इसे, I नॉट साइन ओमेगा t, है ना। करंट I मान लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। एसी वोल्टेज क्या हो जाएगा, मान लो क्या है, E है, E अभी कुछ भी E मान लेते हैं। तो इसके क्रॉस ये जो E होगा तो क्या होगा, देखिए इसको, ये आपका करंट ऐसे फ्लो करा, ये हायर पे, ये आपका लोअर पे, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पे, ये लोअर पे, है कि नहीं है। तो E किसके इक्वल, किसी टाइम t पे वोल्टेज इसके क्रॉस E है, तो एट एनी टाइम t क्या होगा बाबू, E इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, होगा कि नहीं होगा। ये आपका इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू XC XL, यही होगा ना। पीक वोल्टेज इसके क्रॉस क्या होगा, I नॉट इंटू XL इंटू क्या, इसी टाइम t पे ये वोल्टेज है, क्या होगा, साइन ओमेगा t। करंट के पेज से इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या करता है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, लीड करेगा, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ठीक है, प्लस I नॉट, इसके क्रॉस क्या होगा, XC, I नॉट XC माना साइन क्या बोलिए, ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, और प्लस क्या होगा बोलिए, इसके क्रॉस I नॉट R क्या बोलिए, साइन ओमेगा, I नॉट R साइन ओमेगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वोल्टेज आ गया इसके क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए तो लग रहा है आपका 3 ऐसे 3 का क्या है कंपोजिशन, ऐसे मान सकते हैं, या देखो I नॉट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, R साइन ओमेगा t प्लस, है ना, XL साइन L है ये साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, XC साइन क्या, ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, अरे होगा कि नहीं, चलिए ठीक है, ये आ गया। अब देखिए तीनों का इस बात का क्या लिख सकते हैं, I नॉट 3 आपका SHM का कंपोजिशन है, तो जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जेड को हम क्या बोलेंगे, इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट
इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट का ना साइन है ना। फिर करंट का फेज क्या है बाबू, ओमेगा टी। क्या होगा, ओमेगा टी माइनस या प्लस, क्या मान लें, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी, लीड भी कर सकता है और लैग भी कर सकता है। हम जनरल वे में ये आपका वोल्टेज किसी टाइम की वेव निकाल रहे हैं। इसमें आपको निकालना क्या रह गया, जेड और अल्फा, जेड और अल्फा। तो जेड और अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जेड और अल्फा के लिए ये आपका किसका फेज है, करंट का, किसका, करंट का फेज है, करंट का फेज है, करंट का फेज और रेजिस्टेंस का फेज, करंट का फेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दोनों क्या होता है, सेम फेज में। तो आपका इधर आप इसको आर बोल देते हैं, रेजिस्टेंस है, और ये आपका करंट का फेज, दोनों सेम फेज में। रेजिस्टेंस से क्रॉस वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज है कि नहीं। अब देखो ना यहां से, अब इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, करंट के फेज से क्या करता है, पाई बाय 2 से लीड करता है। तो आप ऐसा मान ये क्या है, एक्स एल, और नीचे क्या बोल दें, एक्स सी। अब इंपीडेंस निकालना है, तो मान लेते कि इस फर्स्ट में क्या मान ले, इफ एक्सएल ग्रेटर देन क्या, एक्ससी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी क्या हो जाएगा, है ना। उस केस में आपका इंपीडेंस क्या हो, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इन दोनों का कुछ एक्स इधर नहीं, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। और फाइनली फिर तीनों का रिजल्टेंट निकालना था, इन दोनों का निकाल लिया गया। अब इसमें इसके साथ वेक्टोरियल सम करेंगे, यही इंपीडेंस है, और उस केस में क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, इंपीडेंस क्या मिला बोलो, इंपीडेंस रूट अंडर क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होगा, स्क्वायर, ये इंपीडेंस आ गया। और अल्फा की बात करें, है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, है ना, और अल्फा हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन क्या, आर। तो जो मेरा वोल्टेज मिला है किसी टाइम टी पे, है ना, एसी सोर्स का, क्या हो जाएगा, आई नॉट जेड, जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस क्या, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन एल है, ये आपका वोल्टेज, ठीक है ना।
इस सेकेंड में क्या हो जाएगा, देखिए इफ एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो मतलब ये आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, ये एक्सएल और ये क्या है एक्ससी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा एक्ससी माइनस एक्सएल, और रिजल्टेंट जो होगा नेट ये इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस क्या एक्सएल स्क्वायर, है ना। और अल्फा की बात करेंगे तो ये वाला अल्फा क्या हो रहा है वोल्टेज पर, करंट के वोल्टेज से क्या हो रहा है लाइट का, कितना होगा अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या एक्सी डिफरेंस क्या एक्सएल अपॉन आर, तो वोल्टेज इक्वल क्या आ गया बोलो आई नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस हाँ एक्स एक्सी, या इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, साइन केवल क्या चेंज हो जाएगा फेज, कितना से tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन, चलिए क्वेश्चन इस पे है ना कीजिए, इंडक्टर है कैपेसिटर है, ये इंडक्टर ये कैपेसिटर और ये क्या है रेजिस्टेंस, ये आपका एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज वोल्टेज क्या होगा E इक्वल टू ए नॉट साइन क्या ओमेगा टी, 20 वोल्ट 20 साइन ओमेगा टी कुछ ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, E इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, इसका भी कुछ डेटा ले लेते हैं, एक्सएल मान लो 12 ओम, एक्ससी 8, इसको ले लीजिए आप 3 ओम, ठीक है ना, सब कुछ बतला दीजिए सब कुछ, गुड,
सब कुछ मतलब ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्या क्या बतला दे नहीं। सबसे पहले क्या बतलाना चाहेंगे, क्या हाँ इम्पीडेंस, क्या निकालेंगे, सब कुछ पता है आप लोगों को, क्या पूछा जा सकता है इम्पीडेंस, क्या हुआ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस पहले इम्पीडेंस बतला दीजिए, क्या गया 5 आ गया, कैसे, बिल्कुल 12 है, एक नीचे 12 ऊपर 4 और इधर 3, क्या गया 5 डेटा इस तरह दिया है 5, कितना अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से ये आपका है क्या बाबू 3 ओम, ये कितना है 12, एक सेल ये एक सी कितना है जी 8, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। देखिए यहाँ से कितना आ गया ये 4 ओम, इन दोनों का रिजल्ट लेंगे ये है ना इम्पीडेंस हुआ, ये कितना हो गया 5, इम्पीडेंस क्या आ गया 5। चलो और क्या बतलाना चाहेंगे, आई नॉट, आई नॉट बतलाइए, ओ कैसे, क्या किए, ये नॉट अपॉन ये नॉट कितना जेड होगा ना, ठीक है। अब आप बतला दीजिए पावर फैक्टर, बतलाइए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बतला दीजिए 3/5, पावर फैक्टर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यही होगा ना, ये आप यही ना अल्फा है इसमें, तो 3 अपॉन अरे कॉस अल्फा 4 अपॉन ये 4, ये 3 है ना, 3 अपॉन कितना आ गया 0.6, ये 3 ये है, पता नहीं क्या करते, देखिए यहाँ से अरे होगा कि नहीं होगा, चलिए कभी तो हाँ ना बोलिए, चलिए आपका कॉस अल्फा 0.6, ठीक है हाँ है। करंट बतलाए ना किसी टाइम टी पे, करंट बतला दीजिए किसी टाइम टी पे, 4 साइन ओमेगा टी, बहुत आपका ओमेगा टी वोल्टेज का है हाँ, प्लस हाँ प्लस 50, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, क्या होगा जी, अरे 53 डिग्री ये है, ये किसका फेज है ये बतलाओ, ये वाला फेज ये किसका फेज है, सुनो ये इधर क्या मान रेजिस्टेंस के लोग, रेजिस्टेंस के वोल्टेज होता है, आपका एक सेम फेज में होता है ना, तो ये रेजिस्टेंस हम माने हैं, ये क्या है रेजिस्टेंस, तो ये किसका फेज, ये मतलब ये करंट का ना, तो ये किसका फेज हुआ, अरे जो इम्पीडेंस है उसके पास वोल्टेज, तो इसमें क्या है कि आपका करंट इधर है और वोल्टेज कुछ ये, अरे है कि नहीं है, ये एंगल कितना आया है 53 डिग्री, तो कौन लीड कर रहा है करंट या वोल्टेज, हमको वोल्टेज लिख, एक करंट का इक्वेशन लिखना है, अब करंट का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है बाबू, देखिए वोल्टेज का इक्वेशन क्या है 20 साइन ओमेगा टी, है कि नहीं, तो 20 ये जो वोल्टेज है उससे करंट कितना से लैग कर रहा है, लैग कर रहा है ना, तो माइनस या प्लस,
-53 डिग्री ना, ठीक है। क्या होगा -50 वोल्टेज के फेज से, वोल्टेज का जो फेज है उससे करंट 53 डिग्री से पीछे है। और क्या बताएंगे आप इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज छोड़िए है ना, आप पीक वोल्टेज बतला दीजिए। क्या बतलाएंगे आप? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL0, VL0 मतलब V0 मतलब पीक वोल्टेज, VL0 मतलब इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज। क्या होगा बतलाइए? इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज कितना, हम कितना यहाँ वोल्टेज दिए 20 sin ओमेगा t, ठीक है ना। इसके क्रॉस वोल्टेज बतलाइए पीक वोल्टेज। हम कितना दिए यहाँ पे वोल्टेज 20 sin ओमेगा t, ठीक है ना, ठीक है। ये ना डिवाइड होगा, चलिए ठीक है, बहुत बड़े। इसके क्रॉस पीक वोल्टेज ये कैसे, ये तो चमत्कार है। नहीं है, देखिए ना यहाँ पे हम इतना चमत्कार नहीं तो और क्या है, देखिए तो ये 20 sin ओमेगा t, यहाँ से मैक्सिमम वोल्टेज हम 20 दे रहे हैं, अच्छी बात है। 20 दिया हमको मिले कितना 100 200, अच्छी बात है ना। इसे यहाँ पे कैसे कितना मिल गया 48। I0 into XL, I0 कितना है 4, XL 48 वोल्ट। चलिए आगे कैपेसिटर के क्रॉस बतला दीजिए। कैपेसिटर के क्रॉस I0 कितना 4 और 8 32 वोल्ट, अरे होगा। और क्या बतलाएंगे, ये हो गया, तब तो आप किसी टाइम पे लिख ही सकते हैं। मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज मिला, देखो ना कितना मिल रहा है 48 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसे गलत है क्या? क्यों गलत? तो घूम रहे मतलब कुछ नहीं, ठीक है 48 वोल्ट। इसीलिए इसको LCR सर्किट हम लोग क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन इसका क्या है, इसको बोलते हैं, ये आपका वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह इसको यूज किया जाता है। किसको? LCR को हम लोग कैसे यूज करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब क्या करना, बढ़ा देना। ठीक है ना, 48 वोल्ट मिल रहा है, अच्छी बात। अभी भी शक लग रहा है आप लोग, नहीं होगा क्या ऐसा? अरे होगा ना। और किसके अनुसार बात कर रहे हैं? हो गया, ठीक है। देखिए ऐसा आप ये तो सोच रहे हैं कि इसके पास 48, इसके पास 32, कितना हो गया, सबको ऐड कर रहे हैं क्या? अरे नेट वोल्टेज इसके क्रॉस किसी टाइम टी पे जो इसके क्रॉस होगा वही इस पूरे सिस्टम के क्रॉस होगा। यहाँ फेज का चक्कर देखो ना, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि ये जिस समय पीक वोल्टेज पे होगा, इसका मतलब क्या, ये इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसमें पीक होगा क्या? पीक होगा क्या उसी समय? अरे नेट मान ले, नेट इसका किसी टाइम पी पे ये मान लो इसके क्रॉस 20 है, मान लो पीक मान 20 है, तो ये 20 है, तो उस समय मैक्सिमम नहीं आप निकालने हैं इसके क्रॉस 48, 40 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, इसके क्रॉस कुछ और हो सकता है। मतलब इसके क्रॉस यदि किसी इंस्टेंट पे 20 है
तो इसके क्रॉस भी किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, उसी इंस्टेंट पे 20 होगा। इसके क्रॉस किसी टाइम टी पे भी 12 वोल्ट है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है ना वोल्टेज, 12 हो सकता है ना कभी कभी, तो इसके क्रॉस भी क्या होगा, नेट क्या होगा, 12 भी होगा। तो होगा क्या, ये अच्छा एक चीज देखो, ये दोनों अपोजिट फेज में है कि नहीं है, अरे अपोजिट फेज में है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आप क्या देखते हैं कि इधर है इंडक्टर के क्रॉस, तो उस समय इसके क्रॉस किधर था, नीचे था कि नहीं, तो नेट आपका नेट तो इसी के इक्वल आएगा ना, जैसे ये आपका ये इधर है 48, ये क्या हुआ 32 किधर हो गया नीचे, नहीं समझ में आया। अरे किसी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे हमेशा इन दोनों के बीच कितना फेज डिफरेंस, थोड़ा इन दोनों के बीच वही कितना पाई, अपोजिट में है कि नहीं है, तो एक का वोल्टेज इधर दूसरे का इधर, तो आपका एक का मान लो जो कुछ भी है इसका जो भी है वो क्या हो माइनस हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात, हाँ तो क्योंकि अपोजिट फेज में अब इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके साथ क्या होगा, स्क्वायर का सम का अंडर रूट हो जाएगा, अरे इन दोनों का रिजल्टेंट इधर या इधर, क्लियर हो रहा है क्या, हाँ तो किसी टाइम टी पे जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही पूरे के क्रॉस होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये कैसे हो गया 48 वोल्ट है ना, ये किसी एक ही टाइम पे 30 48 और 32 नहीं है, वो पिक वैल्यू है, किसी समय जिस समय ये पिक पे होगा उस समय ये मिनिमम पे होगा, अरे आई बात समझ में, अपोजिट फेज में है ना, अब प्लस इसके क्रॉस जो कुछ भी हो जो भी होगा रेस्ट इसके क्रॉस होगा, समझे क्या, हाँ लेकिन यदि आप देखिए तो हम इसके क्रॉस यदि वोल्टेज हम ले लें, मान लो हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम इसके क्रॉस वोल्टेज ले लेंगे, इससे यहां से कनेक्ट कर देंगे, इसके एक क्रॉस वोल्टेज 0 से लेकर के कहां तक मिल सकता है 48 तक मिल सकता है, तो हमको यदि किसी के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो हम पूरे के क्रॉस क्यों लगाएगा, इसके क्रॉस लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे इसके क्रॉस, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अरे आई बात समझ में, हाँ तो ये इसीलिए हम लोग एलसीआर सर्किट को क्या करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में भी यूज करते हैं, लिख लीजिए पॉइंट नंबर लिख लीजिए, एलसीआर सर्किट कैन बी यूज्ड एज क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर, क्या वोल्टेज एम्पलीफायर, इसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट वोल्टेज ये मिल रहा है, ये कांस्टेंट है क्या, ये पिक वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिखला देते इसके क्रॉस 48 वोल्ट आपको है, हमेशा हमेशा नहीं है ना, ये क्या है पिक वैल्यू, क्वेश्चन बनाए थे क्या एसी का ड्राइविंग करेगा अभी नहीं बनाने चाहिए, अब तो समाप्ति हो गया, अब क्या है ट्रांसफॉर्मर करेंगे, हाँ बोलिए, हाँ बनाइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बन जाएगा, अरे कुछ भी बनाते पाँच ही साथ बनाते कुछ तो बनाते क्या ना, 2-3 करने में हो जाता है ना, तो अब आते हैं रेजोनेंट कंडीशन पे, किस पे, रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंस का मतलब समझते हैं क्या,
रेजोनेंस का मतलब समझ क्या होता है उसमें कुछ बताइए। हाँ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है उसमें क्या मतलब आप पावर या एनर्जी क्या मिलता है आप क्या समझ रहे हो। ओहो चलिए पता नहीं क्या कहाँ क्या करवा देंगे रेजोनेंट कंडीशन। अरे साउंड में भी तो आपका ऐसा था ना रेजोनेंस होता था नोड एंटी नोड ये सब पढ़ते थे क्या नोड एंटी नोड नहीं सब भूल गए चलिए छोड़िए है कोई बात नहीं देखो कोई बात नहीं चलिए देखिए रेजोनेंट का कंडीशन का मतलब है बस ऐसा समझो कि इस कंडीशन पे जो पावर डिलीवर्ड होगा सोर्स के द्वारा वो क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम डिलीवर्ड होगा। चलिए याद है चलिए देखिए यहाँ से ये स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव ये सब पढ़े था ना दो वेव क्या होता था सुपरपोज करता था अपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी का याद है और सुपरपोजिशन के बाद एक न्यू वेव का फॉर्मेशन होता था जिसको स्टेशनरी वेव बोलते थे उसका एम्पलीट्यूड होता था 2a cos ओमेगा t टाइम के साथ एम्पलीट्यूड भी वैरी करता था ना चलिए थोड़ा देखिए इधर आइए ये आपका इंडक्टर है ये रेसिस्टेंस है ये आपका एक्सएल और ये एक्ससी और इसको क्या बोलते हैं आर रेसिस्टेंस है ना। रेजोनेंट कंडीशन का मतलब ऐसा समझो कि पावर डिलीवर्ड बाय आपका सर्किट क्या हो जाए मैक्सिमम जिस केस में हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा ना एलसीआर सर्किट से ठीक है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे हाँ जिस केस में मैक्सिमम पावर मिलेगा उसके लिए जो कुछ कंडीशन लाने जा रहे हैं ठीक है तो रेजोनेंट का मतलब है कि हम बोल दें कि दो वेव आपका क्या है रेजोनेंट है इसका मतलब वहां से हमको एनर्जी क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा मैक्सिमम पावर मिलेगा एट दिस कंडीशन क्लियर होगा फिर आगे बढ़ेंगे है ना कंडीशन पावर डिलीवर्ड बाय एलसीआर सर्किट बिकम्स क्या बोलो मैक्सिमम चलो इतना समझिए। अब देखते हैं पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम कब मिलेगा उसके लिए कंडीशन निकालने जा रहे हैं जी है ना जिस कंडीशन के अंडर पावर क्या होगा मैक्सिमम मिलेगा उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे और रेजोनेंट कंडीशन है कि उस केस में हमको एनर्जी या पावर क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है ना। पावर मैक्सिमम मिलने का मतलब क्या है थोड़ा देख लेते हैं फिर क्या बतलाए थे ERMS IRMS इनटू cos अल्फा एक था ना ठीक है हाँ है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ERMS का स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर R ये बतला IRMS स्क्वायर इनटू R बतलाए था अरे वही किसी को एक में चेंज कर दीजिए हो गया और क्या देखो 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 ERMS IRMS को क्या लिखेंगे ERMS अपॉन Z लेंगे ना ठीक है बहुत बढ़िया इसको क्या लिखें R अपॉन
जेड क्या आ गया ई RMS स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। इसी को आई RMS आर भी लिखे थे याद है। ई RMS अपॉन जेड क्या मिलेगा आई RMS उसका स्क्वायर इंटू आर आई RMS का स्क्वायर इंटू आर। ये क्या मिल गया पावर। क्या मिला ये पावर मिला। ये पावर हमको क्या मिलना है मैक्सिमम। कब होगा जब जेड मिनिमम हो जाए है ना। तो P2B P मैक्सिमम क्या होना पड़ेगा जेड मस्ट बी क्या मिनिमम। और जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है जेड मिनिमम मतलब जेड होता क्या है पहले ये तो पता चले। तो ये होता है XC माइनस XL। CL में पता डिफरेंस पता चलता है आप लोग को। हाँ चलिए ये है ना जेड है जेड का वैल्यू ये है। ये मिनिमम कब होगा बोलो जेड मिनिमम है ना। और Z2B जेड मिनिमम ये मिनिमम कब होगा बतलाओ ना कब कब होगा। हाँ ये क्या हो जाए ये दोनों क्या हो जाए इक्वल। ये दोनों जीरो हम नहीं बोले दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा जीरो स्क्वायर मिनिमम 8 से मिनिमम कभी भी हो सकता है क्या क्योंकि ये स्क्वायर है ना इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है जीरो। जीरो से वो कब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए। ये हम नहीं बोलेंगे कि ये जीरो ये भी जीरो। ये 5 ये 5 हो जाए ये 10 ये भी 10 हो जाए। भाई बात समझ में मतलब ये कब होगा बाबू है ना। इट इंप्लाई दैट क्या XC किसके इक्वल होगा XL के इक्वल होगा। हाँ होगा चलिए ठीक है। तो XC बतलाइए XC क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। XC क्या होता है तो ओमेगा के फॉर्म में क्या लिखेंगे XC किसको हम XC बोल रहे थे 1 बाय अरे है ना। अब XL ओमेगा या है ना 1 बाय ओमेगा C XC और XL मतलब ओमेगा L। चलिए 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 1 अप चलिए क्या आ गया ओमेगा L है ना। यहाँ से क्या आ गया देखो तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 1 अपॉन LC। चलिए ओमेगा आ गया आपका कुछ ऐसा। हाँ इसको क्या लिखें 2 पाई अपॉन T फ्रीक्वेंसी 2 पाई F लिखें क्या 2 पाई F इक्वल टू है ना 1 अपॉन LC अंडर रूट है ना। F मिला यहाँ से क्या मिला 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर 1 अपॉन LC। ये कंडीशन है ना। ये इसको F0 बोल देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना। ये देखो ये मिनिमम कब होगा ये इंपीडेंस मिनिमम कब होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए इसके इक्वल हो जाए। ये फ्रीक्वेंसी किसका फ्रीक्वेंसी है अरे सोर्स का यहाँ देखो ये क्या है E इक्वल टू E0 साइन यही ओमेगा है ना। अब सोच रहे होंगे कि इंपीडेंस इसका निकाले ओमेगा इसका ले रहे हैं। अरे ये ओमेगा है क्या अच्छा ये बतलाओ पहले कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या सोर्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सॉरी ये कैपेसिटर का रिएक्टिव क्या कैपेसिटर का ये आपका क्या बोलते XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस सोर्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस सोर्स पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा क्यों करेगा सोर्स पे डिपेंड करेगा 1 बाई ओमेगा C 1 अपॉन
तो ओमेगा है क्या, ओमेगा क्या था जी? अरे यही वाला ओमेगा था ना, ये ओमेगा यही है ना। अरे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या एसी सोर्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि आपका एक सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा क्या है, किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, किसका है, सोर्स का। ये चेंज कर देंगे ना, तो ये पार्टिकुलर कैपेसिटर इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज कर देगा। ये आपका सोर्स चेंज कर देंगे, मतलब ओमेगा चेंज कर देंगे। ये आपको ओमेगा आपका आप पाई बाई 2 है, ये आपका पाई कर दे या 2 पाई कर दे, तो उस केस में इसका भी और इसका भी रिएक्टेंस क्या होगा, चेंज कर देगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम निकाले हैं वही वाला ओमेगा है ना। कौन वाला ओमेगा, ये वाला ओमेगा। पहचानिए ओमेगा, कौन वाला ओमेगा, ये ओमेगा, यही वाला ओमेगा। ये फ्रीक्वेंसी, यहीं से जो फ्रीक्वेंसी आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है यही वाला। समझ में आ गया हो? हाँ, पहचाने, बस पहचानना है कि आखिर ये किसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी किसका होना चाहिए, ये मतलब ओमेगा बोले तो ये फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा। ये है क्या, ओमेगा है। यही एफ किसके इक्वल हो जाए, एफ तो कुछ भी ले सकते हैं आप, 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज। यदि ये आपका फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट अंडर 1 बाई एल सी के इक्वल हो जाए, एल इसका इंडक्टेंस इक्वल हो जाए, उस केस में जो यहां से पावर मिलेगा ना आपको, क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर। याद रखिए ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट क्या फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वैसा फ्रीक्वेंसी जिसपे एलसीआर सर्किट में करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट होगा तो मैक्सिमम पावर मिलेगा। नहीं, या इंपीडेंस, उसी को ऐसे बोल सकते हैं, या इंपीडेंस क्या हो जाए, इंपीडेंस मिनिमम। अरे इंपीडेंस मिनिमम तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। समझ में आ रही बात, दोनों एक ही चीज है। या तो बोली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है ना, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एलसीआर सर्किट में करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपीडेंस क्या हो जाए, अरे मिनिमम। इंपीडेंस क्या हो जाए, मिनिमम, तभी ना करंट मैक्सिमम होगा। बात एक ही है ना। चलिए नोट कीजिए, इसको लिखे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए।
लेना। चलिए लिखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखिए तो the frequency at which current in the LCR circuit, the frequency at which current in the LCR circuit becomes क्या मैक्सिमम, और इसी क्या बोल, और इम्पीडेंस becomes minimum. चलिए है ना, अब आते हैं इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये था रेडियो, हाँ रेडियो बजाएं कभी? नहीं बजाएं, नहीं बजाएं ना, आप लोग बजाएं ना रेडियो? अच्छा एक ही मतलब उसमें आपका क्या, एक आपका नॉब होता तो इसको आप लोग घुमाते थे, हाँ दो, ठीक है। हाँ तो जो अब आप ये नॉब को जो घुमाते हैं वो करते क्या है? वॉल्यूम की बात नहीं करते। जैसे मान लिया हमको विविध भारती सुनना है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो विविध भारती सुनाई पड़ेगा। अरे हाँ तो चैनल मान विविध भारती सुनना है तो आप क्या करते हैं, नॉब को घुमाते हैं ना, एक जो आपका नॉब होता है उसको घुमाते हैं, इससे आपका चैनल चेंज होता है ना। तो बेसिकली उसमें आप जो नॉब घुमाते उसमें होता क्या है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। चलिए कुछ तो सोचिए, हाँ देखिए वो जो आप नॉब घुमाते हैं एक्चुअल में आप कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, है ना। देखिए बेसिक फंडा होता क्या है वो हम थोड़ा बस ऐसे ही बता दें, समझ लो। जैसे ये आपका कैपेसिटर है और कुछ इस तरीके से आपका इसके ऊपर इस तरीके से रहता है, जो नॉब घुमाते ना तो ये ऊपर वाला ये आपका कैपेसिटर ये आगे पीछे ये क्या होता है इस तरीके से कनेक्टेड होता है कि आगे पीछे क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट होगा तो आपका कहने का मतलब जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे ना उसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, चेंज करते हैं जो नॉब घुमाते हैं, ठीक है ना, उसका वैल्यू चेंज करते हैं। उसको चेंज करने से क्या होगा, देखिए क्या होगा, इसको जब चेंज करेंगे ना तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है देखिए ये क्या होगा, मान लो एक तो कांस्टेंट हो गया और उसको घुमा रहे तो क्या चेंज कर रहे हैं आप, सी, क्या चेंज कर रहे हैं, सी, और सी चेंज कर रहे हैं मतलब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक पार्टिकुलर सी में ना आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सी चेंज करने का मतलब उस केस में आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मान लो एक पार्टिकुलर सी पे है ना, पार्टिकुलर सी पे इसका कुछ फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे आपको मान लेते विविध भारती सुनना है या 94.2 मेगाहर्ट्ज पे आपका जो आपका रेडिएशन आ रहा है रेडियो स्टेशन से या जो अलग अलग स्टेशन है वहां से मान लेते हैं 94.2 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है ना, उसको सुनना है, किसको सुनना है, 94.2 मेगाहर्ट्ज हमको सुनना है। विविध भारती का उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी है, उस पे आप करेंगे है ना तो पकड़ेगा। होता क्या बेसिकली ध्यान दीजिए, जब 94.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना वाले फ्रीक्वेंसी को आप सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नॉब को इस तरह से आगे पीछे घुमाइए
कि इसका सी का वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाए कि उसका ये फ्रीक्वेंसी 94.2 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ जाए या उसके इक्वल हो जाए। जैसे ही इसका फ्रीक्वेंसी और जो 94.2 मेगाहर्ट्ज का जो रेडिएशन आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता है एंटीना पर एरियल एंटीना क्या बोलते हैं, एंटीना लगा हुआ रहता है, वहां पे जो रेडिएशन जो फॉल करता है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन, अरे बहुत सारा, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना स्टेशन है, जो भी आपका जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से रेडिएट किया जा रहा है, सबका सब यहाँ पहुंच रहा है, सबका सब यहाँ पे, लेकिन आपको सुनाई कौन पड़ेगा, हाँ, जो आ रहा है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाला फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, वो वाला आपको सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उस केस में उसके साथ ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंट मोड में हो जाता है, और उस केस में आपका जो पावर मिलता है ना, जो एनर्जी मिलता है, साउंड एनर्जी जो आप वहां से सुनते हैं आप, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, कभी गौर किए हैं जब आगे पीछे थोड़ा घुमाते हैं नॉब को, कभी कभी क्या लगता है 2-3 स्टेशन पकड़ रहा है, ऐसा होता है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपका इसका कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसके आसपास जो 1-2 फ्रीक्वेंसी होगा आसपास, मान लो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे नॉब को से फिक्स कर दिए है ना, तो कुछ ना कुछ आपका इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया। अब इसके आसपास जो 2-3 रेडियो स्टेशन के उसके आसपास जो आपका ये फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो आपको यहाँ पे उसको भी कैच करेगा, उसके साथ भी रेजोनेंस होगा, और दूसरे वेव या तीसरे वेव के साथ भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब दोनों का अलग-अलग आपका वेव, तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है इससे स्लाइटली आपका डिफर कर रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, कुछ इसका भी थोड़ा सा आवाज सुनाई पड़ेगा, उसका तीनों का आवाज सुनाई पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करें, थोड़ा सा और आगे पीछे करते हैं, ताकि एक पार्टिकुलर, हाँ, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी से वो क्या करे, मैच कर जाए नहीं, और जब पार्टिकुलर आपका फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर जाएगा, तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। रेजोनेंस में आ गया ना, रेजोनेंस मोड में वहां से आपका क्या होगा, वहां से पावर क्या मिलेगा, मैक्सिमम, मतलब वो वाला आपका आवाज क्या होगा, ज्यादा सुनाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये फ्रीक्वेंसी और अदर स्टेशन से जो आपका रेडिएशन आ रहा है, क्या उसको उसके साथ आपका कंपोजिशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका पावर क्या है, कम है, उसका पावर कम है, क्योंकि वो उसके साथ रेजोनेंस मोड में नहीं है। तो कौन ज्यादा सुनाई पड़ेगा, जो आपका जिसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस मोड में होगा, और दूसरे जो वेव है उसका वहां उसके कारण जो पावर मिल रहा होगा रेडियो से, उसको क्या करता है, दबा देता है, वो आपको आवाज ज्यादा सुनाई पड़ता है। अरे आई बात समझ, यही होता है। चलिए, उतना से मतलब नहीं है, तो आप ये बस बेसिकली ये बता दें कि होता क्या है, कैसे, है ना, इसका रोल क्या होता है ना, एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है। अब जेड वर्सेस इसका जो इंपीडेंस होगा और फ्रीक्वेंसी, उसके बीच ग्राफ का नेचर क्या होगा, वो हम इंपीडेंस और, अच्छा, ये जेड होता क्या, पहले ये लिख लेते हैं ना, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। r² प्लस एक्सी, डिफरेंस क्या, एक्सेल का स्क्वायर, ठीक है, हाँ है। अब आपका जेड, और ये क्या बात, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ करते हैं। देखिए जेड और एफ में कहाँ कोई रिलेशन है, रिलेशन नहीं है क्या, है ना, देखिए यहाँ से जेड और एफ में रिलेशन है कि नहीं है, देखो ना, ये जेड इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए, r² प्लस क्या, बोलिए, 1/ωc माइनस x, ओमेगा को 2 पाई f लिख दे,
1 अपॉन क्या 2 पाई एफ माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी ना सी, और बोलिए ना माइनस 2 पाई एफ एल। रिलेशन है कि नहीं? चलिए अब देखिए इसका ग्राफ कैसा, आपको ये पता है कि इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा तब ना इम्पीडेंस मिनिमम होता है, उसी केस में पावर ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो उससे मिनिमम आपका इम्पीडेंस का वैल्यू नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज देखिए ना, जब आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एक्सी एक्सएल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल, दोनों इक्वल हो गया, इम्पीडेंस आर के इक्वल, तो उस केस में उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव। अरे क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं रहा, एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करते रहा, एक्सी और एक्सएल। आई बात समझ में? तो उस केस में देखिए ना आपका ग्राफ कुछ ऐसे ये क्या है? जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा, होगा ना? ये कब होगा? किस पे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्या है जी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? ज्यादा मतलब नहीं, बस ये याद रखिएगा, हो गया काम, ये याद रहेगा बस, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखिए अच्छा, इसमें ये आपका आई है, ये आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये तो लग रहा है कि जेड मिनिमम जहां पे है वहां पे उस पे क्या होगा? करंट क्या मैक्सिमम होगा, और इधर भी बढ़ रहा है इंपीडेंस, इधर भी बढ़ रहा है, करंट इधर भी घटेगा और इधर भी घटेगा, मतलब कुछ ऐसे। ये आपका आई नॉट है ना, ये कौन सा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम मिलेगा। और देखो यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से इसका जो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए स्लोप तेजी से इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपका करंट तेजी से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखना स्लोप ऐसे, और उसके बाद ऐसे हो जा रहा है, ये देखिए स्लोप देखिए तेजी से आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ पे स्लोप 0 था, और यहाँ देखिए 0 से फिर ऐसे ही तेजी से आपका स्लोप बढ़ रहा है ना, मतलब करंट यहाँ पे तेजी से क्या हो रहा है? घट रहा है। घटने मतलब स्लोप पे करंट तेजी से घटा, मतलब डी आई अपॉन डी एफ क्या है? ज्यादा है, डी आई अपॉन डी एफ ज्यादा। तो ये जो घट, ये यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका आई आर एम एस, इसको हम क्या बोलते हैं? आई नॉट अपॉन रूट 2। यहाँ पे यहाँ तक आपका ये क्या होता है? तेजी से करंट क्या होता है? घटता है। और ये आई नोट से आई आर एम एस तक जो करंट घट रहा है वो कितना फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग? 2 के 2, एक ये फ्रीक्वेंसी दूसरा ये फ्रीक्वेंसी। अरे होगा क्या? कभी ये ज्यादा हो जाएगा, कभी ये ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ही ना रहेगा हमेशा। अरे सब इसीलिए 2 वैल्यू आ रही है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए छोड़िए, 2 आपका 2 आ रहा है, ग्राफ देखिए 2 आ रहा है वैल्यू, एक ये है ना। तो ये आई नोट से आई आर एम एस तक जो तेजी से आपका करंट घट रहा है, इसके बीच जो आपका ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड मतलब क्या? किससे? फ्रीक्वेंसी से। बैंड किसको बोलते हैं? बैंड का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है जी? ये है ना, बैंडविड्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। और ठीक है, जितना ज्यादा देखिए फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा, उतना ही आपका, उसको हम लोग इस दोनों के रेशियो को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। देखिए क्या बोलते हैं?
बस केवल ये याद रखना क्वालिटी फैक्टर, और यहाँ कुछ पूछेगा नहीं आपको। क्वालिटी फैक्टर आपका थीटा से डिनोट कर दें तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या पर यूनिट बैंडविड्थ। बस ये याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से रहता है नहीं, कुछ पूछा नहीं जाएगा, बतला दिए डिस्कशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, बस वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चले याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ। अरे होता क्या है कि ये जितना ये क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा है हम लोगों को। उससे क्या है ना कि ज्यादा नजदीक में भी आपका स्टेशन क्या लगाया जा सकता है, नजदीक में भी स्टेशन रहेगा तो आपको सुनने में हाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका वो उससे ओवरलैप कर गया, समझ में आ रहा है ना बात, है ना, मतलब आपका इजीली आप अच्छे से सुन पाएंगे। जितना ये ज्यादा हो क्वालिटी फैक्टर, ये बैंड में जितना तेजी से, इसीलिए प्रयास किया जाता है कि ये जो करंट आई से आई नॉट आई आर एम एस तक गिरे, जितना तेजी से गिरे, मतलब तेजी से मतलब ये कम रेंज में ये आपका आई नॉट से आई नॉट बाई रूट 2 हो जाए। अब क्यों होता है ज्यादा से मतलब नहीं है आपको, बस ये ग्राफ याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मतलब। क्या थोड़ी इससे मतलब बस ये याद रखिएगा, और ये भी याद रह सकता है कि क्या आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका इंपीडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ऐसा ग्राफ रहेगा, इसका मतलब ये हो गया, ये मिनिमम करेंगे मैक्सिमम। ज़्यादा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, और याद और कुछ रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं, ये आपका होता है एक्सेल अपॉन आर, एक्सेल अपॉन आर। चलिए अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक, क्या है ट्रांसफॉर्मर, क्या है ट्रांसफॉर्मर, क्या कर लिए पहली बार ऐसा है ना, ऐसे क्या नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे क्या, यही लग रहा था आपको, नहीं हो तो तभी इसको इरेज करते नहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या, देखिए ट्रांसफॉर्मर, इसका क्या काम, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर देखें कि नहीं देखें, रेडियो तो नहीं देखें, नहीं देखें, हाँ पता नहीं कौन के आसपास नहीं देखें, कहाँ देखेंगे,
हाँ। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम, करता क्या है, क्या काम है उसका? नहीं तो फ्यूज हो जाता है क्या? ट्रांसफार्मर का क्या काम है? तो फ्यूज हो जाता है। क्या करता है ट्रांसफार्मर, क्या करता है? ट्रांसफार्मर है इसका, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, 3 फेज में आपका उसको डिवाइड करता है करंट को 3 फेज में, ये ट्रांसफार्मर का काम है। अच्छा चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को क्या करना, बढ़ाना और घटाना। क्या करता है ट्रांसफार्मर? वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अरे ये घटाता है बढ़ाता है, क्यों घटाता है क्यों बढ़ाता है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आखिर लगाते क्यों हैं? नहीं ट्रांसफार्मर वाले सुनते हैं ना क्या, ट्रांसफार्मर उड़ गया अब लाइट नहीं आएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं क्या? डायरेक्ट जोड़ लेंगे मेन आपका वायर से, क्या होगा, टीवी बल्ब सब क्या होगा, उड़ जाएगा। सुनते हैं इसलिए डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, मतलब वो ज्यादा वोल्टेज पे हो रहता होगा, यही होता होगा ना। देखिए एक्चुअल में होता है, जहां मान लो थर्मल पावर की बात करें, वहां पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो वहां पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, वहां पे मान लो एनर्जी जनरेट किया गया, मतलब पावर वहां से, वहां पे जो एनर्जी आपको जनरेट किया गया, पावर जनरेट किया गया, उसको हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहां से? थर्मल पावर से कहां तक? आपके घर के आसपास, अरे कस्टमर के आसपास भेजना है वहां से, नहीं तो वहां से ट्रांसमिट करना है पावर को, एनर्जी को। तो क्या करेंगे, करना क्या है कि आपका जो पावर एनर्जी मिल रहा है उसको वायर से जोड़ करके ले आएंगे, नहीं उसमें क्या होगा, देखिए वहां पे जो पावर मिला, ध्यान दो, वहां पे जो पावर मिला है ना, वहां पे मान लो काफी हैवी, मतलब कुछ वहां पे तो काफी हैवी करंट मिलेगा, वहां पे कितना 10,000 11,000 के आसपास वहां से क्या होता है, इतना वोल्ट पे करंट, मतलब काफी हैवी करंट वहां से क्या होता है, वहां से रिलीज होता है। यदि होगा, यदि डायरेक्ट करेंगे तो काफी हैवी करंट वहां से फ्लो करेगा आपके घर के आसपास तक, मैं ट्रांसफार्मर तक वहां से काफी हैवी करंट फ्लो करेगा ना। अब होगा क्या कि इतना डिस्टेंस, कहां पे आपका थर्मल पावर कहां पे है, आपका मोहल्ला घर कहां पे है ना, वहां से यहां तक डायरेक्ट यदि वायर से हम करंट को लाते हैं, उस करंट को, तो काफी ज्यादा एनर्जी क्या होगा, जितना आपको आप यूज नहीं कर पाएंगे उससे कहीं ज्यादा एनर्जी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। कैसे? पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, वहां से वहां स्टेशन से, थर्मल पावर स्टेशन से आपने है ना करंट लाया, काफी हैवी करंट लाया, तो रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ना उस वायर का, काफी हैवी वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस भी तो काफी ज्यादा होगा, अरे होगा ना, वहां काफी ज्यादा लेंथ हो गया ना, तो ये एनर्जी काफी ज्यादा क्या होगा, हाँ मतलब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, क्या करें कि एनर्जी मेरा बर्बाद ना हो, मतलब कम एनर्जी बर्बाद हो, मतलब आपका ठीक है थोड़ा बहुत एनर्जी आपका वेस्ट हो, है ना, मिनिमम आपका एनर्जी वेस्ट हो, उसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। देखिए पावर होता क्या, ये देखो वहां पे एनर्जी मिला, पावर होता क्या, पर यूनिट टाइम एनर्जी, पावर हम बोले एनर्जी ना बोल रहे हैं जी, पर यूनिट टाइम में बात करेंगे ऐसा समझो, है ना। तो पावर वहां पे जो मिला वो क्या होता है बाबू, V इंटू आई, पावर जो वहां पे मिल रहा है एनर्जी वो किसके इक्वल होगा, V इंटू आई के इक्वल होगा, माने ये क्या है एनर्जी जो मिल रहा है पर यूनिट टाइम,
है ना, जो एनर्जी मिला वो भी इनटू आई है। अब है क्या कि हम क्या करें कि एनर्जी कम लॉस हो, वो तभी होगा जब आई को क्या करेंगे, मिनिमम कर डिक्रीज कर पाते हैं, काफी कम कर दें, काफी। तो ये का पावर को कांस्टेंट रखना है, उतना तो पावर वहां से भेजना पड़ेगा ना हमको यहाँ तक, तभी ना थोड़ा कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके लिए, है ना। तो पावर तो एनर्जी तो उतना लाना ही है, पावर आपको घटाना है नहीं, है ना। तो आप हम क्या करेंगे ना, क्या करते हैं वहां पे कि ये करंट को घटा देते हैं। वो कैसे घटाएंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, करंट कम हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, हमने ऐसा सोचा। चलिए वहां से इसके लिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाने के लिए वहां पे क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर वहां पे भी लगा होता है, और उस ट्रांसफार्मर का काम क्या है ना, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है वो अभी करेंगे कैसे वो काम करता है ना। मतलब ऐसा समझो कि उसको जो ट्रांसफार्मर है वहां पे क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसीलिए हम लोग वहां पे जो आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मान लो इस तरीके से, है ना, पावर एनर्जी कहां तक पहुंच जाए, आपके घर के आसपास। अब यहां पे क्या करते हैं ना कि करंट को बढ़ाना है, एनर्जी आ गई ना, अब तो हमको करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो क्या करते हैं ना, आपका करंट चाहिए, एनर्जी उतना ही, पावर उतना ही है, करंट चाहिए तो पावर के वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। करंट चाहिए ना आपको, करंट चाहिए, अब तो यहाँ पे आ गया एनर्जी, उतना एनर्जी आ गया किसी तरीके से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समझे। तो घटाना पड़ेगा, ये इसको घटा देंगे ये अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे इसीलिए एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे भी लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, मूल रूप से वोल्टेज को बढ़ाना हो। वहां पे जो लगा होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वोल्टेज बढ़ा रहे वहां पे, यहाँ पे घटा रहे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो वही होगा ना। अब क्या होगा तो बात की बात है, समझ में आ रही बात, है ना। वहां पे वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यहाँ पे घटाएगा ताकि करंट बढ़ जाए, है ना। तो होता क्या है कि आपका जो 11,000 का आपका ये जो है ना काफी हाई वोल्टेज पे आ रहा है, तो उसको 2 3 4 फेज में क्या करते हैं, 2 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कहां पे आ जाता है, ट्रांसफार्मर के आसपास क्या कहां पे आ जाता है, 440 पे, अलग अलग फेज में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो हाई वोल्टेज पे आ रहा था ना एनर्जी, उसको बीच में क्या करते हैं, 2 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से कहने का मतलब जो ट्रांसफार्मर के आसपास जो वोल्टेज होता है वो किसके आसपास होता है, 440 के आसपास। अब अभी भी तो उसको घटाना है, कहां तक लाना है, 220 तक। क्या कहां तक लाना है, 220 तक। तो एक ट्रांसफार्मर यहां पे भी लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेप। हाँ अब होता क्या है ना, बदलाते हैं। चलिए टाइम है, अभी है 15-20 मिनट, कितना है, पेनाल्टी लग जाएगा 10 मिनट का। कितना टाइम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं तो फिर पेनाल्टी लग गया 10 मिनट का। हम देख पेनाल्टी देखिए अभी 7-8 मिनट वक्त। चलिए देखिए हो जाए, कुछ नहीं है इसमें, हो गया कुछ है तो इसमें देखिए इसका वर्किंग क्या है वो बतला है।
चलिए देखिए ये आपका ईपी, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े थे ना? हाँ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो करवाते थे तो प्राइमरी बोलते थे। जिसे फ्लक्स लेते थे तो क्या बोलते थे? सेकेंडरी। वही बात। चलिए अब है क्या कि इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेना है। क्या लेना है? आउटपुट। ये क्या है? इनपुट। ठीक है ना? अब है क्या कि देखो ये इसके कारण क्या होगा ये, अच्छा ये कहां पे, ये जो वायर है कहां लपेटा रहता है? सॉफ्ट आपका आयरन। ये क्या होता है? सॉफ्ट आयरन, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या है? जितना यहां से फ्लक्स निकल रहा होगा, देखो ये जो फ्लक्स ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ना, फ्लक्स इससे ऐसे लाइन से ऐसे जो पास कर रहा होगा उसको बेंड करके वहीं पे क्या करेगा? ले आएगा फ्लक्स। ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अरे सुलेमाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता था ना जी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे दिखाती है। हालांकि कुछ ना कुछ तो लाइंस टोटल का टोटल थोड़ी मोड़ पाएगा, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही एनर्जी है ना। लेकिन आपका ये सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बना होता है ये, तो इस कारण क्या होता है कि मैक्सिमम लाइंस को क्या करता है? जहां से यहां से मोड़ करके अपने पास वो लाने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। चलिए अब क्या है कि इसमें ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है। अब क्या है देखो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमईपी, इसमें इसका इसमें मान लेते नंबर ऑफ टर्न कितना है? n1। कितना है बाबू? n1। इसमें कितना है जी? टोटल नंबर ऑफ टर्न n2। तो इंड्यूस्ड इसमें जो आपका इंड्यूस प्राइमरी में जो आपका ईएमएफ है वो क्या होगा? माइनस क्या करेंगे? d फाई अपॉन फाई प्राइमरी अपॉन dt। होगा कि नहीं होगा? इसमें जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता था ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स इसे चेंज होगा कि नहीं होगा? इसे फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें करंट चेंज हो रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा, ध्यान दीजिए, इससे फ्लक्स चेंज होगा, इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी माइनस डी फाई पी अपॉन dt। अच्छा कितना, ये कितना हो जाएगा? माइनस टोटल है ना, एक से कितना फ्लक्स पास करेगा? चलो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? n1। कितना है? n1। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए n1 तो कितना हो जाएगा यहां से आपका d फाई अपॉन dt। तो n1 इंटू क्या बोल दें? d फाई p अपॉन क्या? dt। ये जनरल फार्मूला है, ये आपका प्राइमरी से जो फ्लक्स होगा वो है। n1 टर्न है, ये आ गया। ये एक टर्न से इतना आपका फ्लक्स होगा ना, कितना टर्न है? n1। तो सबसे आपका फ्लक्स चेंज होगा ना, n1 इनटू क्या करेंगे? d फाई p अपॉन dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ यही होता है, n इनटू d फाई अपॉन dt होता था ना। चलिए इसमें सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ अब दोनों का रेशियो ले लेंगे। देखिए यहाँ से सेकेंडरी में जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा? फिर वही फार्मूला क्या करें? माइनस n2 इनटू क्या बोलिए? d फाई s अपॉन, अच्छा d फाई s अपॉन dt। जितना फ्लक्स
ये देखो जितना लाइन यहां से जा रहा है उतना ही एक कॉइल से यहां पे वही जा रहा है ना, एक कॉइल से, अरे मान लो 3 लाइन यहां से क्रॉस किया, मान लेते 3 या 100, तो यहां से भी एक टर्न से 100 की लाइन से ना हम आने पास कर रहा है, तो एक आपका टर्न से रेट ऑफ जो फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो दोनों में क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब अब क्या है कि आपका d phi p अपॉन dt किसके इक्वल है, बोलिए d phi s अपॉन dt। मान लें कि लगभग जितना यहां से लाइंस निकल रहा है, ये ऐसा मटेरियल का बना हुआ है कि टोटल का टोटल लाइंस क्या कर रहा है, मोड़ करके ले आ रहा है। तो उस केस में आपका एक टर्न से जितना लाइंस यहां से पास कर रहा है उतना ही लाइंस इससे पास कर रहा है। तो अब क्या दोनों का रेशियो ले ले, है ना, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ गया es, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दें, कितना आ गया es अपॉन ep, यदि निकालें es अपॉन ep क्या हो जाएगा, बोलो n1 की n2 अपॉन सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी का नंबर क्या, ठीक है ना, सेकेंडरी का तो उसका नंबर ऑफ टर्न लेंगे, मतलब जिसका यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, घटाना है तो नंबर ऑफ टर्न घटा देंगे, है ना, वोल्टेज बढ़ा देंगे, यदि बढ़ा रहा है तो उसको स्टेप अप वोल्टेज, आप कुछ लोग बोलते करंट से मतलब नहीं है ना, किसे मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा है या घटा रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है तो स्टेप अप, घटा रहा है तो स्टेप डाउन। तो ये फार्मूला याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ है, ये क्या है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही है ना, अरे फ्लक्स ही ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे, ईएमएफ क्या है b पाई अपॉन क्या dt। हाँ यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर दिए कि आपका एसी था ना, और करंट कैसे, आपका एनर्जी कैसे वहां से ट्रांसमिट हो रहा है, क्या बढ़ाना पड़ेगा क्यों घटाना पड़ेगा, वो सब ज्यादा क्लियर है ना। इसको वहां पे भी किया जा सकता था, कहाँ पे EMI में, थोड़ा सा कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब केवल क्या बच गया इसमें, एलसी ऑसिलेशन को भी वहीं पे किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे करेंगे कुछ, वहां पे भी कर सकते थे, वहां भी आप समझ सकते थे। तो एलसी ऑसिलेशन थोड़ा सा 10 मिनट का टॉपिक है, उसके साथ ही अल्टरनेटिंग करेंगे, क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या करते बोलिए, है ना, मॉडल फिक्स करते हैं। अच्छा मैग्नेट, ये परमानेंट, ये मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, हालांकि आप लोग तो जानते हैं परमानेंट मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म, वो कर देते, इसको कर देते, मिलता जुलता, थोड़ा सा आप वहां पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट, वहां पे टॉर्क निकालते थे ना, टॉर्क एनर्जी, है ना, आपका इंडोन पोजीशन पे क्या एनर्जी होता था डायपोल में, याद है ना सब, बाइसेक्टर पे, जनरल पॉइंट पे, तो देख लीजिएगा, बस मिलता जुलता है, बस उसको इससे रिप्लेस कर देंगे ना, तो वहां का रिजल्ट, वहां पे p वेक्टर, यहाँ पे m वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वहां पे डायपोल मोमेंट वेक्टर, मिलता जुलता है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके पहले तो कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एसी का, अरे कहाँ से कहाँ तक है, एसी कल कंप्लीट कर देंगे, 15-20 क्वेश्चन है नहीं, है ना, तो उसमें भी क्या ठीक है, उसका बनाए ना, कॉपी लाए हैं, हाँ लेकर के आइए, तो पीछे में तो सेल्फ इंडक्टेंस करके 65 तक बतलाए थे,
हाँ, तो उसके बाद बनाना चाहिए आप लोग। कितना उसमें भी डाउट हो रहा है, कितना डाउट हो रहा है बात साहब?